भाई उठाओ ना, उठाइए उठाइए उठाइए। केबल थोड़ी केबल आराम से देखिए ऐसा है, जब तक आप बोलेंगे तब तक शुरू नहीं कर सकता मैं, और हिंदी और इंग्लिश दोनों करूंगा मैं। आप शांत रहें, आप शांत रहिए, कोई बोलिए नहीं और हाथ नहीं लगाइएगा, यानी सब गिर जाएगा ये, इट विल ऑल फॉल डाउन। जो मैंने कहा वही किया आपने, हो जाए। अच्छा ऐसा है, इफ यू डोंट कीप क्वाइट आई कांट स्टार्ट। प्लीज शांत रखिए, शांति रखिए। दोस्तों शुरू कर रहे हैं। मैं हिंदी और इंग्लिश करूंगा मैडम। दोस्तों जैसा आप जानते हैं, कांग्रेस पार्टी का ये डेलीगेशन अभी चुनाव आयोग से आया है बाहर। हम धन्यवाद करते हैं चुनाव आयोग का कि उन्होंने बहुत अल्प समय में हमें जल्दी से जल्दी मीटिंग और कंप्लेंट अपनी दोहराने और बताने के लिए व्यापक रूप से समय दिया। हम आशा और विश्वास करते हैं कि ठोस कदम जल्द से जल्द उठाए जाएंगे। मैं संक्षेप में आपको बता दूं, 17 कंप्लेंट्स हैं हमारी चार्ट में, 17। मैं सिर्फ 3 या 4 के बिंदु बताऊंगा आपको समय बचाने के लिए। सभी बहुत गंभीर हैं और सभी हमारे मूल सिद्धांत जो इस स्वतंत्र भारत के हैं उनका उल्लंघन करते हैं, उन पर आघात लगाती हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि जिसको हमने संवैधानिक रूप से एक पुलिसमैन बनाया है, संरक्षक बनाया है इस पर्टिकुलर क्षेत्र का, अधिकार क्षेत्र का, वो तुरंत ठोस, सही और स्पष्ट एक्शन ले, क्योंकि ये हमारे संविधान के सभी आत्मा के जितने भी प्रावधान हैं उनके बारे में है। सबसे पहले है हमारी कंप्लेंट नंबर 17। इस देश के, और मैं बहुत आदर के साथ कहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, और मैं वास्तव में उनका आदर करता हूँ क्योंकि बहुत मुखर वक्ता हैं, प्रखर वक्ता हैं। मैं हाथ जोड़ के उनसे कहूँगा कि उन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य कैसे दिया, नहीं देना चाहिए, और चुनाव आयोग को इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ये वक्तव्य आप सभी जानते हैं, ये उनके ऑफिशियल हैंडल पे छपा हुआ है, प्रकाशित है। ये कल परसों कैंपेन के दौरान राजस्थान में कहा गया। इसमें मैं इसको भद्दा मानता हूँ, मैं इसको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन इसके 4-5 तत्व आपको याद दिलाऊंगा जिसको हमने पूरी तरह से चुनाव आयोग के सामने रखा। इसमें एक समुदाय एक धर्म का स्पष्ट नाम के साथ विवरण है, स्पष्ट नाम के साथ। नंबर 2, ये बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वो समुदाय इस देश की अल्प रिसोर्सेज को हड़प सकता है, हड़प लेगा, कांग्रेस उनको दे देगी इस प्रकार के अल्प रिसोर्सेज, उस समुदाय, उस धर्म को। नंबर 3, उस समुदाय और उस धर्म को घुसपैठियों के साथ बराबर में जोड़ा गया है। ये बड़े स्पष्ट शब्द है, प्रकाशित शब्द हैं, आपके सब चैनल्स पे हैं, आपके सब प्रकाशन में हैं। नंबर 4, ये कहा गया है कि इसका आघात भारत के हिंदू धर्म के कई जो बहुत स्थापित सिंबल्स हैं, मंगलसूत्र एक उदाहरण है, उस पर आघात हो सकता है। मैं वापस हाथ जोड़कर कहूँगा कि इतने बड़े ओहदे के चीफ एग्जीक्यूटिव इस देश के माननीय प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री, उन्होंने सीधा उल्लंघन किया है 123, जो किसी रूप से धर्म के आधार पर कोई वक्तव्य अलाउ नहीं करता है चुनाव के वक्त।
नंबर 2, चुनाव आयोग के बारंबार सर्कुलर्स का उल्लंघन है। उसका आखिरी सर्कुलर 2024 का, वो भी ये कहता है कि किसी रूप से परोक्ष हो या सीधा हो, आप धर्म के आधार पे ऐसा कोई आक्षेप या एक संकेतात्मक रूप से भी, या तो सीधा है, नहीं कर सकते। नंबर 3, उन्होंने भारतीय संविधान की अस्मिता पे आघात किया है। भारतीय संविधान एक गौरवशाली संविधान है जो बोम्माई केस के पहले से कहता है, पहले से, कि धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता हमारे संविधान के मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग है। मूल ढांचे का अभिन्न अंग होने का मतलब होता है कि संविधान संशोधन द्वारा भी उसको आप नहीं बदल सकते। अगर ये बात है तो आप समतल ज़मीन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड, गणतंत्र, लोकतंत्र के लिए डेमोक्रेसी, ये सब एक अभिन्न अंग है मूल ढांचे के। आप इस प्रकार के आपसी वैमनस्य के वक्तव्यों द्वारा इसको बिल्कुल नॉन समतल, नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड बना रहे हैं, और इसका इलाज सिर्फ चुनाव आयोग के पास है। इसलिए जो आप और मैं कह रहा हूँ ये कि इसमें भारत की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, हमारे संविधान की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, हमारे प्रधानमंत्री के पद की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, हमारे चुनाव आयोग के क्रेडिबिलिटी का सवाल है। इसलिए आप वो सब जो करते हैं, जो आम आदमी के विषय में करते हैं, वो प्रतिबंध आपको लगाना पड़ेगा, चाहे कोई कितना बड़ा हो, चाहे कोई कितना छोटा हो। ये देश के एक संवैधानिक अस्मिता का प्रश्न चिन्ह है, पर प्रश्न चिन्ह है। तो ये तो सबसे अहम मुख्य पहली कंप्लेंट। हमारी दूसरी याचिका है, जो आपने तस्वीरें लगाई हैं अपने सत्तारूढ़ पार्टी की ऑफिशियल हैंडल्स में, गुजरात में विशेष रूप से, वो सिर्फ धर्म की बात करते हैं। हमने फ़ोटो दी हैं, आप वो ऑफिशियल हैंडल उठा के देख लीजिए, उसमें सिर्फ धर्म के चिन्ह हैं। हम एक गौरवशाली देश हैं, मैं एक गौरवशाली हिंदू हूँ, ये गौरवशाली सिख हो सकते हैं, ये गौरवशाली ईसाई हो सकते हैं, लेकिन धर्म के चिन्ह हम अपने घर में पूछते हैं। हम अपने ऑफिशियल हैंडल में लगाकर उसके आधार पर वोट मांगने नहीं जाते हैं। ये हमारा दूसरा याचिका है, विस्तार से है, फोटोओं के साथ है, व्यापक है। ये उन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन है जो माननीय प्रधानमंत्री ने अपने पहले वाले हमारी कंप्लेंट के विषय में किए। तीसरा, एक बहुत ही विचित्र उल्लंघन देखा हमने, जो सिर्फ गैर कानूनी हस्तक्षेप और गलत रूप से दुष्प्रभाव डालने वाला हस्तक्षेप है। हमने ऐसा कभी सुना नहीं, कभी हुआ नहीं। मैंने अंदर माननीय आयोग को जेम्स बॉन्ड की कहानी बताई कि पहली बार तो तुक्का होता है, दूसरी बार कोइंसिडेंस होता है। अगर वही चीज़ तीसरी बार हो तो उसको शत्रु का एक्शन कहा जाता है। सूरत में ये बात बारंबार हुई है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये शत्रु का एक्शन है। क्या हुआ? एक साथ 4 प्रस्तावक कांग्रेस कैंडिडेट के खड़े होकर बोलते हैं कि ये हस्ताक्षर हमारे नहीं हैं। चुनाव के एक दिन पहले ये कहा जाता है। उसके बाद कुछ समय तक जो कैंडिडेट है सूरत से, वो भी लापता होते हैं, मिलते नहीं हैं। अब सबसे रोचक, जो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, जितने और पार्टियों के जितने कैंडिडेट्स हैं सूरत से, सब विड्रॉ कर जाते हैं। ये ऐसा अजूबा तो हमने देखा नहीं। सूरत का कैंडिडेट इतना प्रभावशाली है कि कोई उसके विरुद्ध खड़े होकर तैयार नहीं। खड़े होने के बाद, नामांकन पत्र भरने के बाद, तो इसलिए हमने कहा है चुनाव आयोग से कि ये आपने चुनाव के धरातल को नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड बना दिया है, समतल ज़मीन नहीं छोड़ी है। ये चुनाव पिटिशन का मामला नहीं है, इसमें आपका एक ही हल है, ऐसे कारनामों का फ़ायदा न उठा पाए कोई। इसलिए अति आवश्यक है कि आप स्थगित करें चुनाव सूरत में और चुनाव की नई तारीख दें, जिससे ये संदेश बड़ा स्पष्ट जाए कि अगर मैं इस प्रकार के दुष्प्रभाव से इनको इफ़ेक्ट करता हूँ या इनको इफ़ेक्ट करता हूँ, वोटर हो या कैंडिडेट हो, उसका फ़ायदा मैं नहीं ले सकता। इसलिए इस चुनाव को स्थगित करने की हमने मांग की। 5वां उदाहरण आता है, हमने कंप्लेंट की है न्यूज़ 18 के एक
एंकर चैनल ऑपरेटर जो चलाते हैं प्रोग्राम्स, सूर्य तिलक से राज तिलक नाम से उनका एक प्रोग्राम है, उनको लिखित कंप्लेंट दी है अमीश देवगन के विषय में। आप लोग सब पत्रकार हैं, आप लोग सब यूट्यूब में जाना जानते हैं, आप उनका वो प्रोग्राम देख लीजिए। हमने लिंक दी है चुनाव आयोग को। वो इतना भद्दा है, वो इतना उत्तेजनापूर्ण है, वो इतना आपसी वैमनस्य फैलाता है, वो इतना धार्मिक है, वो इतना गैर कानूनी है, वो इतना धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता के विरुद्ध है कि हमारा पूरा शर्म से माथा झुक जाए। हमने तुरंत प्रतिबंध के लिए कहा है। इसी महान व्यक्ति के विरुद्ध पहले कंप्लेंट्स हो चुकी हैं, निर्णय आ चुके हैं, लेकिन इस वक्त एक प्रयत्नशील काम हो रहा है कि चुनाव में जितना माइलेज निकाल सको गैरकानूनी काम से उतना निकाल लो, बाद में देखी जाएगी। ये बाद में देखी जाए पे तुरंत प्रतिबंध लगाने के लिए आवश्यक है कि इसको रोका जाए, और वो हमने हमारी चौथी कंप्लेंट में किया है। अंतिम बात जो मैंने कही, और मेरे मित्र अभी एक दो और आपको उदाहरण देंगे, जो अंतिम बात मैंने की वो थी कि माननीय राहुल गांधी जी कर्नाटक के उस क्षेत्र में कैंपेन करेंगे जब दूसरा कर्नाटक का क्षेत्र जो है वो साइलेंस पीरियड में होगा। यानी एक क्षेत्र में कर्नाटक में चुनाव हो गए, वो साइलेंस पीरियड में चला गया है, मौन व्रत के पीरियड में, और दूसरे पीरियड में जहाँ की अलग अलग चरणों के चुनाव हैं वहाँ पर कैंपेनिंग अनुमति है, अलाउड है। तो हमने स्पष्टीकरण मांगा है कि चुनाव आयोग राहुल गांधी जी को उन क्षेत्रों में चुनाव अभियान करने का पूरा अनुमति दें। ये सभी हमारे बाकी 15 या 14 कंप्लेंट्स के साथ विवरण किया है, लिखित दिया है, कंप्लेंट दी है, प्रावधान दिए हैं, फोटोग्राफ दिए हैं, याचिकाएं दी हैं, और उसके बाद अब हम समझते हैं कि ट्रायल पे न ये लोग हैं न हम हैं, ट्रायल पे चुनाव आयोग है। Friends, let me very quickly in English summarize what has happened. I have had a privilege of leading the Congress delegation involving about 17 complaints to the Election Commission. The 17 complaints are summarized in a chart. All of you are getting a copy by email from our media department. The 17 complaints I have enlarged upon and discussed in detail only 5 or 6 before the Chunav Ayog. I will just summarize some of them. The most important is the first one, which deals with the extremely objectionable comments of no less than the Honorable Chief Executive of this government. We respect the office he holds. He is as much our Prime Minister as he is yours and of the BJP. The higher the post he holds, the more the obligation on him to exercise restraint. Unfortunately, the statement we have quoted is seriously, ridiculously objectionable. We can never expect this from as eloquent a Prime Minister as our Prime Minister. We would pray to him with folded hands to withdraw these comments, to clarify, and we have asked for the Election Commission to state that this is the position. In law, we will do in his respect whatever we do with others. What he has said, I am not going to quote. It is in your channels. It was said yesterday, day before in Rajasthan. It is published. But its 4 or 5 elements are deeply, deeply objectionable. He has named a community. He has talked of religion blatantly. He has talked of communal and community blatantly. He has linked it with deprivation of resources of the majority and garnering and monopolization of resources by that minority. He has brought in Hindu imagery of no less than the Mangal Sutra. He has therefore clearly violated Section 123, the basic principle of not allowing excitement and inflammation of communal passions. Several circulars of the EC during the Model Code of Conduct, the latest being on 1st March 2024. The constitutional ethos and spirit which makes secularism a basic structure of our constitution, which makes a level playing field and democracy itself a part of the basic structure.
a basic structure, which means that even a constitutional amendment cannot violate the basic structure. This is a very serious, uncalled for invasion, and we hope and trust, because the Election Commission itself is on trial, that irrespective of the status of the person who has done this, appropriate action as in any other case will and must follow shortly. The second complaint we have raised is an extraordinary one. As I said in James Bond parlance, the first time is happenstance, the second time is coincidence, the third time is enemy action. In Surat, the person of the Congress candidate who was nominated by 4 proposers, suddenly all 4 stand up and deny their signatures. All 4 together. This is no coincidence. The candidate is missing for many hours. By the time he resurfaces, we find that every other candidate has withdrawn his candidature. Every one of them. His candidature is rejected by the returning officer. If you don't want to have elections in this country and you want to hand over Surat on a platter, then why go through the charade of elections? Why notify the elections? We have therefore requested the Election Commission to postpone the elections in Surat and to redo the elections shortly, to send a clear message that you cannot take advantage of this kind of wrong, undue influence. This is not a case where an election petition will decide the matter later on. This is a case of no election, by complete subordination of the democratic will of several contestants and several proposals. It is a case of patent bad faith and undue pressure. The third example we have raised before the Commission is about the imagery on the social media handles of the official social media handles of the BJP. All official. We have given photographs, no unofficial, no individual. All the social media imagery, the posters of the BJP officially put, only have Hindu religious imagery. We are all proud Hindus. Somebody may be a proud Sikh, somebody may be a proud Christian, but we keep our religion within our homes. You are not allowed to carry this religion onto your posters and your official handles. That's the meaning of the EC directive against religion being used or misused for canvassing. This again needs to be dealt with a stern hand. We have given photographs and details to the Election Commission. Lastly, we have raised the issue of Amish Devgan, a News 18 anchor who carries on an inflammatory, an incendiary, a seriously provocative, mutual hatred generating program on his channel. He has been noticed earlier for this flagrant violation. He is trying to take advantage of the short electoral window. We have given the link of the program, all of you can see it. We have given the details of the program, and we have said that such kind of blatant, cheap, crude, religious imagery and words must be stopped forthwith. We have also asked for it to be clarified, as is already clarified, but we want a very specific clarification, that Rahul Gandhi, when he canvasses in the other part of Karnataka, which has no silence period, where the polls are held in a totally different phase, will be allowed, even though one part of Karnataka will be in the silence period, because where he will campaign has nothing to do with the silence period territory. Friends, my friend will add 1 or 2 more things. I will take your leave, but I will say that this is not only the trial of those against whom we have filed the complaint. It is a trial of the Election Commission itself. It is a trial of our constitutional spirit and ethos, and I hope that no one fails that trial. But sir, regarding the PM speech, what are you expecting? What action do you want to suspend his campaign? What exactly have you demanded? What would you do in other cases? Have you seen nothing? Did you see what Randeep Surjewala suffered? Do I have to tell? Does the Election Commission has to be educated about what it will do? They know very well. We are nobody to say that. You can give a stoppage for 1 day, 2 days, 3 days, accompanied by a warning. These are small things according to me. The statement is much more serious.
But you need me to tell you what to do. So what is the assurance Election Commission is given? So what is the assurance that The Election Commission is not supposed to and does not give advance rulings. They don't give assurances. They have to give a ruling which we expect soon. सिंघवी जी, क्या सूरत की जो नकली आय खारिज करने की आप लोग कांग्रेस पार्टी मांग कर हमने बड़ा स्पष्ट कहा कि हमने स्थगित करने का कहा है। सूरत में चुनाव कैसे हो सकता है? आप अकेले चुनाव लड़ेंगे, इस पूरे कमरे में जितने लोग हैं सब भाग जाएंगे, और ये एक ही दिन में सब लोग भाग गए और ये कोइंसिडेंस हो गया। तो वही तो बात है ना, तो आपको स्थगित करना चाहिए। सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही, जब चुनाव ही नहीं होगा तो सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिलेगा? ओके, थैंक यू। नहीं, लेट मिस्टर सप्पल से इलेक्शन को सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता। नहीं, ये बात नहीं है। आपने चुनाव होने कैसे दिया? सर्टिफिकेट दिया क्यों आपने, जब चुनाव ही नहीं हुआ है? कभी हुआ है आज तक कि जितने लोग इस कमरे में सब लोग अपना विड्रॉ कर लेते हैं? 4 प्रस्तावक एक साथ कहते हैं, तो बड़ा स्पष्ट है। थैंक यू। दोस्तों, एक मुद्दा जो हमने 20 दिन पहले 2 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन को उसकी शिकायत की थी कि दिल्ली में बहुत सारे होर्डिंग ऐसे लगे जिन पे कोई नाम नहीं था, लेकिन अलग अलग नेताओं के, अपोजिशन के जो नेता हैं उनके कैरिकेचर बना के होर्डिंग लगाए गए थे, जो कानूनन गलत है, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के अनुसार गलत है। 2 अप्रैल को हमने ये शिकायत की थी। 16 अप्रैल को चुनाव आयोग ने ये फैसला दिया था कि ये होर्डिंग हटाए जाएं। आज 22 अप्रैल तक ये होर्डिंग नहीं हटाए गए। ये सुप्रीम कोर्ट के इलाके में लगे हैं, ये हाई कोर्ट के इलाके में लगे हैं, ये चुनाव आयोग के पास लगे हैं, लेकिन चुनाव आयोग के फैसले के बाद आज 20 दिन बाद भी ये होर्डिंग नहीं हटाए जा रहे। और हास्यास्पद बात ये है, ये हैरानी वाली बात है कि कुछ दिन पहले, पिछले हफ्ते, चुनाव आयोग की एक टीम कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर 24 अकबर रोड आती है और कांग्रेस पार्टी का जो साइन बोर्ड लगा है जिस पे हमारे सम्मानित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की फ़ोटो लगी है, हमसे कहती है कि उस फोटो को काले कपड़े से ढक दिया जाए क्योंकि ये चुनाव आयोग के गाइडलाइंस का उल्लंघन है। यानी कांग्रेस पार्टी अपना साइन बोर्ड भी छुपाए और वो बोर्ड, वो होर्डिंग जो मोदी जी के लगे हैं, वो होर्डिंग जो भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं बिना नाम के, जिसके खिलाफ चुनाव आयोग आदेश दे चुका है, आज 20 दिन बाद भी वो होर्डिंग लगे हुए हैं। हमने इलेक्शन कमीशन से आज इस बात को दोबारा उठाया। दूसरी बात हमने जो कही कि पिछले हफ्ते यूजीसी में 4 नए मेंबर अपॉइंट किए गए हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान जो एचआरडी मिनिस्ट्री है उसने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाते हुए ये 4 अपॉइंटमेंट किए हैं। आपको याद होगा पिछले हफ्ते भी हमने एक और मुद्दा उठाया था जिसमें सूचना प्रसारण मंत्रालय चुनाव आयोग के गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाकर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स, बहुत सारे प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और बहुत सारे लोगों के वक्तव्यों को हटाने का ट्विटर से और फेसबुक और मेटा से हटाने की बात कर रही है। ये अधिकार हमने कहा था कि आईएनबी मिनिस्ट्री को चुनाव के दौरान नहीं हो सकता। चुनाव आयोग ने हमसे कहा था कि चुनाव आयोग की ये राय है कि सेक्शन 69 और सेक्शन 79 आईटी एक्ट का है, उसका उपयोग चुनाव के दौरान नहीं करना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक सूचना प्रसारण मंत्रालय को रोकने का कोई आदेश नहीं दिया। और पिछले हफ्ते आप जानते हैं वो चैनल्स जिन्होंने ईवीएम की बात की, वो चैनल जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड की बात की, उन चैनल को मोनेटाइज करने से रोका गया है। वो जो ऐड उनको मिलता है लोगों से, उन ऐड को दबाने की कोशिश की गई है। हम इलेक्शन कमीशन से एक बार फिर अपील कर रहे हैं कि जैसे पूरे देश के अंदर कोई कानून व्यवस्था की एजेंसी, कोई मंत्रालय, कोई अधिकारी अपने आप फैसले नहीं ले सकता, उसको चुनाव आयोग की अनुमति लेनी होती है। वही चीज़ एमएचआरडी मिनिस्ट्री और सूचना प्रसारण मंत्रालय के बारे में भी लागू करना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच को बरकरार रखना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए चुनाव आयोग को कि कोई भी सरकारी मंत्रालय इस दौरान कोई आदेश न दे पाए। आराम से सब अपने अपने